जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा ठीक होंगे और पढ़ाई पूरा जोरों शोरों से चल रहा होगा और एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, तो बहुत जोरों शोरों से आपका पढ़ाई चलना ही चाहिए। आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2023 का जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये रियली में क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा हट के है, इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा, पूरा बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, आइए हम लोग बिना लेट किए उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फोर्स है जो फंडामेंटल फोर्स नेचर में नहीं है। अब इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि फंडामेंटल फोर्स कितने थे और किसको बोलते हैं। याद रखिएगा, फंडामेंटल फोर्स उस फोर्स को बोला जाता है जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। इसमें आपको 4 फोर्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला फोर्स का ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सभी लोग सुनते जाइए, पहला कौन फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट में है ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये आपका अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये सबसे बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ के अनुसार ये सबसे पावरफुल होता है, उससे कम ये होता है, उससे कम ये होता है, उससे कम ये होता है। बोलेगा सबसे कम स्ट्रेंथ का कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर का कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें पूछा कि कौन सा है जो फंडामेंटल फोर्स नहीं है, तो ऑप्शन ये में लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये भी है। क्या टेंशन है क्या? नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन है जो सही है। तो ये तो सबको जानते हैं, E बराबर MC, कहीं नहीं सुने होंगे, E बराबर MC स्क्वायर। बिल्कुल आप इसके बारे में सुनेंगे, E बराबर MC स्क्वायर। इसी को बोला जाता है एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन। यही इक्वेशन को दिया था आइंस्टीन ने, तो इसको आइंस्टीन का भी इक्वेशन बोला जाता है। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब उसको आप यहाँ नहीं समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी 2 क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग बहुत आसान है, लेकिन आगे का क्वेश्चन देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर यूनिट है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लाइट ईयर किसका मात्रक है? डिस्टेंस का मात्रक। आज कीजिएगा, यहाँ ईयर लगने से टाइम नहीं बोल देना, यहाँ इसके पहले कौन सा ईयर? लाइट ईयर, जिसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। आज कीजिए, प्रकाश वर्ष क्या था? एक साल में प्रकाश के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा वही डिस्टेंस क्या कहलाता है? लाइट ईयर कहलाता है। और एक लाइट ईयर का मान सबको पता होना चाहिए। एक लाइट ईयर का मान होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 615। और इसके आगे मीटर लगा देना, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू ध्यान रख लीजिएगा। तो ये वाला वैल्यू डिस्टेंस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 से 4 पे आ जाइए। 4 नंबर में लिखा है वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं? 1 AMU। ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है? तो सबको पता होगा 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये वाला वैल्यू सबको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है? सेकंड में। याद रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट जो AMU है वो मास का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कौन सा यूनिट है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। और ये वास्तव में कहां से लिया गया? कार्बन के 1/12 पार्ट में। एक कार्बन का जो एटम होगा उसका 1/12 भाग जो होगा वही तुम्हारा किसके बराबर था? ये AMU के बराबर था। तो ये डेटा इतना कम से कम ध्यान रखिएगा। अभी तक के 4 क्वेश्चन में बहुत सिंपल डेटा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नेदर यूनिट नोर डायमेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ना ही यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। याद रखिएगा, यूनिट नहीं होगा तो 100% डायमेंशन नहीं होगा। तो इसमें आप चेक करो, आप कीजिए यहाँ पे लिखा है रिलेटिव डेंसिटी वेलोसिटी, और आप कीजिए रिलेटिव वेलोसिटी जो घट के आता है और जुड़ के आता है। अगर सेम डायरेक्शन में था तो माइनस हुआ था, और अपोजिट डायरेक्शन में था तो क्या हुआ था? प्लस हुआ था। याद रखिएगा, जुड़े अगर घटेगा तो यूनिट खत्म नहीं होगा। यूनिट एक ही शर्त पे खत्म होगा, जब वो डिवाइड होगा, यानी ऊपर में सेम रहेगा नीचे भी सेम रहेगा। मान लीजिए ऊपर में मीटर है नीचे भी मीटर, कट के कितना हो जाएगा? 1। और इस तरह से तभी होगा जब कोई फॉर्मूला डिवाइड होके आएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में लिखा है रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी सबको याद होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। याद रखिएगा फॉर्मूला भी, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। बताइए, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। और इसमें स्पेशली एक
वैल्यू लिया गया था एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, यहाँ लिखा है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस और नीचे लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर में भी डेंसिटी, नीचे में भी डेंसिटी। आज कीजिए, अगर इसका जो यूनिट होगा सो इसका यूनिट होगा, दोनों कट का यूनिट बच जाएगा क्या? नहीं। वो कितना बच जाएगा? 1, और 1 मतलब यूनिटलेस, और जो यूनिटलेस होगा वो डायमेंशनलेस भी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सेकंड नंबर। याद रखिएगा, एंगल का भी यूनिट होता है, एनर्जी का भी यूनिट होता है। एंगल का यूनिट क्या होता है? तो एंगल दो प्रकार का था, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। अगर प्लेन एंगल बोलेगा तो रेडियन होगा, और अगर सॉलिड एंगल बोलेगा तो क्या बोलिएगा? स्टेरेडियन होगा। तो एंगल को भी हम लोग मेजर करते हैं, एनर्जी को भी करते हैं, इसको करते हैं, सबके यूनिट होता है, लेकिन इसका यूनिट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज गिवन बाय। जो एरिया अंडर होगा किसके अंडर होगा? वेलोसिटी टाइम। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक वर्ड है एरिया। अब इसी में सारा क्वेश्चन का राज छिपा हुआ है। बताइए, अगर एरिया रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देना है। बताइए, मल्टीप्लाई किसको किसको कीजिएगा? वेलोसिटी और टाइम को। किसको किसको मल्टीप्लाई कीजिएगा? वेलोसिटी और टाइम को। बताइए, वेलोसिटी और टाइम का रिजल्ट किसको देगा? तो आज कीजिए, आप लोग पढ़े थे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ से एक काम कीजिए, हमको पूछा गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसमें ए नहीं लगाना, आपको लगाना है वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। बता v बराबर क्या होता है? s/t। अब इस t को यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? s मतलब डिस्प्लेसमेंट। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है The motion of a particle is described by the equation x बराबर 80 प्लस bt स्क्वायर where 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड and b बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Its instantaneous velocity at 3 सेकेंड will be। यानी कितना होगा? आज कीजिए, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है और कोई भी इक्वेशन अगर आपका कोई भी डेटा अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा तो आज कीजिए उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आप लोग को याद होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग इस तरह से दिखाए थे, ऊपर में लिखे थे ds और नीचे क्या लिखे थे? dt। अब ये हो गया डिफरेंशिएशन फॉर्म में। अब ये रिजल्ट तभी आएगा जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, उसके बाद डेटा पुट करोगे। बताओ, यहाँ s है डिस्टेंस कि x है? तो x है, तो यहाँ पे हम लोग s के स्थान पे क्या मान लेते हैं? x। अब अगर इसको सॉल्व करना तो आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हर हाल में आना चाहिए, और ये फॉर्मूला सबको पता होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए, इसका आंसर क्या होता है? n इंटू x का पावर n माइनस 1, ये वाला। अब यहाँ पे पुट कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। बताइए, यहाँ लिखेंगे d, क्या लिखेंगे? d। बताइए, x का मान कितना है? 80 और प्लस कितना है? bt का स्क्वायर, और इसको डिवाइड किससे कर दिया जाए? dt से। अब बताइए, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ t दिख रहा होगा, इसमें 2 टर्म दिख रहा होगा, तो इसको अलग अलग बांट दो। आप 80 लिख दो प्लस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, ये हो जाएगा d bt स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब इस समय एकदम जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना, आप कितना तेज हो इसको कम से कम पेशेंस से बनाइएगा, तभी रिजल्ट सही आएगा। बताओ, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ dt बच जाएगा, नीचे भी dt बच जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। तो इसको आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं। बताइए, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ कांस्टेंट कौन है? b कहाँ चला गया? बाहर। बताइए, पावर कितना है? 2, तो 2 नीचे आ जाएगा इनटू, बताइए, t का पावर 2 माइनस 1, यानी कुल मिला के मेरे पास जो रिजल्ट बचा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो आ गया इक्वेशन फॉर्म में, ये प्लस इसको लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं b, और t का पावर 2 माइनस 1 मतलब सिर्फ t। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a का मान कितना रखना है? 15, b का मान कितना रखना है? 3, और t का मान कितना रखना है? 3। अब सॉल्व कर दीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर, बताइए a का मान कितना रखेंगे? 15 हो गया, प्लस 2 हो गया, और b का मान कितना है? 3 रख दीजिए, और t का मान कितना रखना है? 3। अब इसको जोड़ दीजिए। बताइए, 15 हो गया, 2 तिया 6 और 6 तिया कितना होता है? 18। बोलिए, 18 और 15 जोड़िए कितना आएगा? 33 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा था। इसको ऑप्शन नंबर कौन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ये। समझ गए? ये क्वेश्चन पहले भी बताया गया है, प्रीवियस वीडियो में भी ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और जो लोग देखेंगे उनको पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज कमिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एक बॉडी है जो इनिशियली किस में है? रेस्ट में है, और इनिशियली रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड इज। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया समझ लेना है, और ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी के अनुसार ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है,
और ये जो डेटा है इस क्वेश्चन का वो गलत दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जहां पूछा द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वास्तव में वेलोसिटी नहीं पूछा गया था, पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे मिसटाइप हुआ था। और जब मिसटाइप हुआ था लगभग लोग इसको बना ही नहीं पाए थे जिस साल ये पूछा गया था। लेकिन अब इसको हम लोग अपने तरीके सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। अब इसको कैसे बनाइएगा देखिएगा ध्यान से, बताइए। इनिशियली वस्तु किसमें, रेस्ट में। तो आज करो, हम लोग इक्वेशन पढ़े थे v बराबर u प्लस ए टी। बताओ इनिशियली अगर रेस्ट में है तो u का मान कितना होगा, 0। बताइए v बराबर ये हो जाएगा 0 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ये t। अब एक काम कीजिए, यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। अगर एक्सीलरेशन निकालेंगे तो सिर्फ तुम्हारा t बच गया है, और टाइम बोला n सेकेंड में, तो t के स्थान पे क्या रख देंगे, n रख देंगे। अब यहाँ से ये निकाल लीजिए। बताइए ये बराबर हो जाएगा v बटा n, ये बराबर v बटा n। इसको भी रखिएगा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है, इस वैल्यू का आगे हम यूज करेंगे। अब इसके बाद पूछ रहा है कि लास्ट कि एक बॉडी इनिशियली रेस्ट में था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ जा रहा था, इसका वेलोसिटी n सेकंड के पास भी हो गया, n सेकंड के बाद भी हो गया। तो बताइए लास्ट जो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड में कितना होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको और बढ़िया सोचना होगा। मान लो हम लोग डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हैं n सेकंड में, कितना सेकंड में, n सेकंड में। तो याद कीजिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब दिमाग लगाइए, अगर टाइम n हो गया है तो यहाँ हो जाएगा un, क्या हो जाएगा un, और यहाँ t के स्थान पे an का स्क्वायर। अब इनिशियली रेस्ट में है तो u का मान 0 हो गया, तो ये वाला वैल्यू खत्म हो गया। तो बताइए sn बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 an का स्क्वायर। ये हो गया, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 आ गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि n लास्ट 2 सेकंड में कितना होगा, लास्ट 2 सेकंड में। तो एक काम कीजिए, हमको अगर sn में इतना आया तो s अगर n-2 निकालेंगे, कितना निकालेंगे, n-2। अब sn-2 लेंगे तो समय पहले मान लीजिए 8 सेकंड था, तो 8 में अब 2 घट जाएगा तो n-2 हो जाएगा। अब बताए इनिशियली रेस्ट में था तो यहाँ पे आपका मान 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हाफ रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये, और n के स्थान पे हो जाएगा n-2 और इसका कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब बताइए ये आ गया n-2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमको चाहिए लास्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे सोचो, मान लो कोई वस्तु है 10 सेकंड में 10 मीटर गया, 10 सेकंड में कितना मीटर गया, 10 मीटर। तो बताइए n-2 मतलब 1-2 सेकंड और घटा दीजिए, तो 8 सेकंड में कितना मीटर गया होगा, 8 मीटर। तो पूछा है कि लास्ट 2 सेकंड में कितना चला, तो लास्ट 2 सेकंड में कितना चला, जब इसको घटाएंगे तो घट के कितना मीटर आएगा, 2 मीटर। तो जब हम यहां से निकालेंगे लास्ट 2 सेकंड वाला, तो इस वैल्यू में आपको इसको घटाना होगा, और इस वैल्यू में जब घटेगा तो आ जाएगा। तो बताइए डेल एस हम निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा SN और आ जाएगा SN-1। अब इसको आराम से सॉल्व कीजिए और रिजल्ट आ जाएगा। बताइए SN का मान है हाफ an का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे रिजल्ट लिखिएगा तो ये जब हाफ ये n-2 का होल स्क्वायर। अब इसको आराम से देख लीजिए, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ ये है, तो हाफ ये कॉमन चला जाएगा। बताइए यहाँ कौन बच जाएगा, n स्क्वायर। अब यहाँ बच जाएगा माइनस, और ये देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर तो n स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और उसके बाद फॉर्मूला होता है ये माइनस बी का ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस कितना बना लेगा, प्लस, और हो जाएगा 2। a के स्थान पे n है, b के स्थान पे 2 है, तो सीधे लिख दो 2 दूना 4 और 4 के साथ लिख दो n। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए n स्क्वायर कट गया। अब ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा ये, और यहाँ आपका कॉमन जाएगा, कॉमन कितना है, 4, तो इसको लिख दीजिए आप 4n-4। देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो इस तरह से लिख दिए। अब इसको हम लिख दे रहे इधर अरेंज करके। बताइए यहाँ पे हो जाएगा डेल एस का रिजल्ट आ रहा है, तो डेल एस बराबर हो जाएगा हाफ, और यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ 4 में 4 कॉमन है, 4 को बाहर निकाल दीजिए, और लास्ट में हो जाएगा n-1। अब बताइए कट जाएगा तो डेल एस का जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये इंटू n-1 इतना आ जाएगा। अब अच्छा यहाँ पे 2 बचा है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 ये n-1। अब देखिए आपने निकाला था ये बराबर कितना, बराबर ये बराबर v बटा n। अब यहाँ पुट कर दीजिए तो आ जाएगा लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। बताइए a के स्थान पे v रख दीजिए, और नीचे ऑलरेडी कौन है n, और पहले से n-1। अब देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है,
2v n-1 बटा n। बताओ ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? 1 में दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन लॉजिकली क्वेश्चन जिधर से सेट हुआ था उधर से गलती था, लेकिन वास्तव में अगर वेलोसिटी रहेगा तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन के अनुसार नहीं हो पाएगा, और यहाँ वास्तव में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, उसके बाद ये आंसर आएगा जो सॉल्व करके लाए। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन रियली में जैक के थ्रू ही गलत होता है, और ये बहुत संभावना कम होता है, लेकिन होता जरूर है किसी न किसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, ये फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u। एक फुटबॉल को हम लोग वर्टिकली किक कर रहे, लात मार रहे, अपवर्ड विद वेलोसिटी u। कितना वेलोसिटी के साथ लात मार रहे? u। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। अब सोचिए अगर हम फुटबॉल को ऐसे मारें या हम फुटबॉल को ऐसे मारें, चाहे वो एकदम सीधा जाए चाहे वो इस तरह से तिरछा जाए, अगर आपसे मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी पूछा और हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा है तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो रहा होगा? 0। और यहाँ पे भी हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना हो रहा होगा? 0। क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 होगा तभी 0 होने से फुटबॉल कहाँ गिरना स्टार्ट होगा? नीचे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर या 2 वेक्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब इसमें आपको दिमाग लगाना होगा कि अगर वेक्टर का आप नियम या प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो बताइए ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बराबर बी वेक्टर प्लस ये वेक्टर, बिल्कुल सही हो सकता है। जुड़ के ये वाला और इसको साथ जोड़ दोनों बराबर होगा, डॉट में भी बराबर हो जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस जी नहीं, ये तुम्हारा गलत है। बताओ ऑप्शन नंबर कौन से होगा? 3। आप लोग याद कीजिए आई क्रॉस जे बराबर के होगा, लेकिन अगर जे क्रॉस आई रहेगा तो क्या के होगा? क्या नहीं, के पहले कौन साइन लगाना होगा? माइनस। ये रिलेशन तब सही होता है जब यहाँ क्या आता है? माइनस। तो बताओ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 3 नंबर। बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 11 में लिखा है वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे तो याद कीजिए वेलोसिटी का ये डायरेक्शन था अकॉर्डिंग टू टेंजेंट। और अगर कोई सर्कुलर पाथ में कोई वस्तु घूमेगा तो याद करो उसमें एक एक्सीलरेशन काम करता है जो सेंटर की ओर लगता है। किधर लगता है? सेंटर की ओर, जिसका नाम था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और उसका फॉर्मूला भी बहुत लोगों को पता होना चाहिए, v²/r। क्या होता है? v²/r। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और ये हो गया वेलोसिटी। बता दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री बना रहे तो बोल रहे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, ये लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन योर बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम। अगर हम लार्ज फोर्स लगाएंगे बॉडी पे कौन टाइम के लिए? शॉर्ट टाइम के लिए। द इंपल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू आर। यहाँ पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में इंपल्स किसके बराबर होगा? मोमेंटम के बराबर। यानी जब हम लार्ज फोर्स लगाते हैं वस्तु पे स्मॉल टाइम के लिए तो फोर्स गुना टाइम इंपल्स होता है, इंपल्स किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, ये सेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 100 kg इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड देन द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। अब इसमें दिमाग लगाना है, यहाँ पे लिखा है मजल। मजल मतलब क्या होता है? गोला। अब गोला किससे छोड़ा जाएगा? तोप से छोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे तोप नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है गन। तो आप एक काम करो, इस मजल को आप गोला नहीं मान लो, आप सिंपल बुलेट मान लो। तो मान लीजिए किसी गन से बुलेट फायर हुआ है उस सेल मतलब उसी गोला का जो मास दिया वो कितना ग्राम दिया? 200 ग्राम। तो ये 200 ग्राम हो गया बुलेट का मास, तो बुलेट का मास हो गया 200 ग्राम। अब इसके बाद बोल रहा है जो गन है उसका मास कितना? 100 kg। तो गन का मास को बड़ा एम मानते हैं, बड़ा एम का मान कितना दिया? 100 kg। अब बताइए, इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल, यानी जो बुलेट का स्पीड है छोटा u का मान वो दिया 80 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा? याद कीजिए इसमें क्या लगेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी निकाले थे। और आज की रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला था mu बटा बड़ा M। याद करो स्मॉल m क्या था? मास ऑफ बुलेट, स्मॉल u क्या है? बुलेट का वेलोसिटी, और बड़ा M क्या है? गन का मास। अब इसमें सॉल्व कीजिए। अब यहाँ स्मॉल m दिए 200 ग्राम। अब सबसे सावधानी क्या रखना है कि जो ग्राम में वैल्यू रहेगा उसको किसमें बदलना है? SI अर्थात केजी में बदल लेना है। अब बताइए केजी में चेंज करेंगे तो 200 ग्राम को हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, तो जब ये कट जाएगा 2 जीरो तो यहाँ जाएगा 0.2 kg। बताइए कितना के? 0.2 kg। आप पुट कीजिए, मास का मान है 0.2 kg।
और आपका यू का मान दिया 80, यू का मान कितना दिया 80। अब नीचे देखिए, नीचे है मास, मास कितना, गन का मास 100 केजी। अब 100 केजी रख दीजिए। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 10 आ जाएगा, ये और ये कट गया। बोलिए 8 दूना कितना आ गया 16, 16 बटा नीचे कितना आ गया 100। इसको हम लिख सकते हैं 0.16 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन नंबर किसी में दिख रहा, नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है यार। अब बताओ, इसमें आपको थोड़ा सा और सावधानी रखना होगा, डायरेक्ट आंसर कहीं नहीं मिल रहा है। हमने लाया 0.16 मीटर पर सेकंड, 0.16 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू मीटर में है। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। अगर हम 0.16 को मीटर से सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो 100 से गुना करेंगे और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर और नीचे क्या हो जाएगा सेकंड। अब दिमाग लगाओ, अब इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, कितना बच गया 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। आप बताइए 16 सेंटीमीटर पर सेकंड कहीं दिख रहा है, दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये सब क्वेश्चन कभी कभी घूमेगा, तो उसके अनुसार आप सोच लीजिएगा और बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, ए बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज, F1 वेक्टर का मान दिया, F2 वेक्टर का मान दिया, इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर द थर्ड फोर्स F3 इज गिवन बाय। अब बोल रहा है कि तीन ठो फोर्स है, एक F1 नाम का, एक F2 नाम का, एक F3 नाम का, और F3 जैसे लगता है तो उस बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाता है। याद रखिएगा यूनिफॉर्म तभी होगा जब F1 वेक्टर का प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये तीनों वेक्टर का सम कितना हो जाएगा 0। अब F1 का मान दे दिया, तो F1 का मान दिया 2i माइनस 5j, और F2 का मान दिया है 3i और माइनस 4j, और ये बराबर और प्लस यहाँ कौन 3 F3, और ये बराबर कितना है 0। अब बता i वाला किसके साथ जुड़ेगा, i वाला j के साथ j वाला। बोलिए 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 के साथ क्या आ जाएगा i, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, 5 और 4 कितना होगा 9, 9 के साथ कौन होगा j प्लस F3, और यहाँ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0। बताइए आपको किसका मान चाहिए, F3 वेक्टर का मान चाहिए। बताइए प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 आई। बोले माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9j। बताओ माइनस 5 आई प्लस 9j किस में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी फोर्स में दिख रहा है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा 4। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the box and train floor is 0.2. The maximum acceleration the train in which box lying on its floor will be remain stationary. अब इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। बोल रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और आप लोग सुनेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को डिनोट किसे करते हैं, म्यू से। अब वो रखा गया किसी ट्रेन के फ्लोर पे, तो जब कोई वस्तु ट्रेन के फ्लोर पे रहेगा तो आपको यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, और इसी का मान दिया म्यू का मान 0.2 दे दिया है। बोल रहा है कि ट्रेन फ्लो 0.2। अब बोल रहा है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ये बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विल बी रिमेन स्टेशनरी, और जब वो वस्तु स्टेशनरी अर्थात रेस्ट में होगा तो उस कंडीशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है वो आपसे पूछा है। तो आप दिमाग लगाओ, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला तो कहीं ना कहीं आपको फ्रिक्शन फोर्स पे दिमाग लगाना होगा। बताओ फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू गुना आर। क्या होता है म्यू गुना आर। अब बताइए आर यहाँ पे डायरेक्ट कहीं लिखा नहीं रहेगा, आर होता है रिएक्शन। याद करो इधर एक्शन होगा तो इधर क्या होगा रिएक्शन। एक्शन होगा ग्रेविटी फोर्स जिसका मान था mg, और ऊपर में होगा रिएक्शन। बोलो आर हमेशा किसके बराबर, mg के बराबर। अब यहाँ ध्यान से देख लो, ये फ्रिक्शन फोर्स है और आपसे पूछा है एक्सीलरेशन, तो फ्रिक्शन फोर्स एक प्रकार का फोर्स है, तो आप इसको फोर्स के बदले मास गुना एक्सीलरेशन लिखना पड़ेगा, और यहाँ म्यू लिखना पड़ेगा, और आर का मान है mg तो यहाँ mg लिखना पड़ेगा। तो ये मास और मास कट जाएगा। बताओ आपसे पूछा ये का मान, म्यू का मान दिया 0.2 और g का मान लेने बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो g का मान 10 रख दीजिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 आएगा, 10 10 कट जाएगा, आ जाएगा 2, और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 1 में दिख रहा है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, the work done by the body against friction always result। बताओ जो बोल रहा है कि जो वर्क डन होगा किसी वस्तु का, वो अगेंस्ट किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध, फ्रिक्शन फोर्स के विरुद्ध, वो हमेशा क्या होगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा ध्यान दीजिए सुनिए, अगर कोई वस्तु स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो मोशन कर रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो कहीं ना कहीं उसका गति धीरे धीरे क्या होगा कम। अगर गति धीरे धीरे कम हुआ मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, और वेलोसिटी अगर कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर मतलब लॉस इन क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ, ये बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस, कोई वस्तु वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इतना,
और द वर्क डन बाय दिस फोर्स मूविंग द बॉडी डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। आप सोचिए हम लोग एक्सिस जानते हैं, एक्सिस कितना होता है, 3 एक्सिस, कौन कौन, एक्स वाई और जेड। आज की जब इसमें डायरेक्शन दिखाते हैं तो 3 ठो यूनिट वेक्टर होता है, एक में होता है आई, जे वाई में होता है जे, और इसमें कौन होता है के। बोल रहा है किसी वस्तु पे फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस, मानी वाई एक्सिस में वस्तु जा रहा है, कितना फोर्स लगा है, इतना फोर्स लगा है, और वस्तु जो गया वो 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ है वाई एक्सिस में। बताइए कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 4 होगा, और जेड एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में हुआ है तो वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन होगा, जे। तो बताइए एस का मान 4 जे दे दिया है और फोर्स का मान दे दिया। बताइए वर्क डन का आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर का मान दे दिया है -i प्लस 2j प्लस 3k। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का मान कितना दिया है, 4j। अब दिमाग लगाओ, आई है, आई इधर नहीं दिख रहा है, के नहीं दिख रहा है, तो ये वाला कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ रिजल्ट नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब बताओ जे वाला किसके साथ गुना होगा, जे के साथ, तो 4 दूना कितना होगा 8, और जे इंटू जे कितना होता है, जे डॉट जे 1 होता है तो 1 लिख के फायदा नहीं, तो वर्क मेरा कितना जूल आ गया, 8 जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। लिखा हुआ ये रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। अब यहाँ पे मास दिया है, रेन ड्रॉप का मास कितना दिया, 1 ग्राम। बताइए 1 ग्राम को अगर हम केजी में चेंज करेंगे तो 1/1000 लिखना होगा, 1/1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर -3, और यहाँ सीधा रहने दो केजी, तो इतना लिख दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि हाइट 1 किलोमीटर, बताए हाइट दे दिया, हाइट दे दिया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 3 मीटर, यानी किलोमीटर से किस में कन्वर्ट हुआ, मीटर में। उसके बाद बोल रहा है दिस इज ग्राउंड विथ स्पीड हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कुल मिला के वेलोसिटी दे दी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द रेजिस्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप देन द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्सेस। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सारा डेटा दिया हुआ, कोई पानी का बूंद है जो गिर रहा है, तो जब गिरेगा तो आज कोई गिर क्यों रहा है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, और जब ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा तो जिसमें नीचे जा रहा है उसमें एक फोर्स और काम करते हैं जिसका नाम है रेजिस्टिव फोर्स, और रेजिस्टिव फोर्स किसके द्वारा, एयर रेजिस्टेंस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ 2 वर्क है, जो 2 फोर्स है जो वर्क के लिए जिम्मेदार है, एक है ग्रेविटी फोर्स, एक कौन है, ग्रेविटी फोर्स, एक कौन है, ग्रेविटी फोर्स, और दूसरा जो वर्क डन होगा वो रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा होगा। तो आज तक आप लोग पढ़े थे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क जो होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे दे रहे हैं, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स WR का मान, तो जब ये निकालेंगे तो WR बराबर हो जाएगा डेल के ई, और यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा WG। याद कीजिए काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। आपको सोचेगा यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन इनिशियली किस में माना गया होगा, रेस्ट में, तो हम u को 0 मान लेंगे तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ बच जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा mg, और WG इसका फॉर्मूला होता है mgh। आप सबको पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हाफ है, हाफ रहने दीजिए। मास कितना दिया है, 10 के पावर -3, और वेलोसिटी कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुना 50, माइनस का साइन देंगे। बोलिए मास कितना है, 10 के पावर -3। जी कितना लेना है, जी कितना लेना है, 10 लेना है, तो 10 रख दीजिए। बताइए हाइट कितना लेना है, हाइट 10 के पावर 3 लेना है, तो 3 हो गया। बताइए और ये कट गया। अब इसको बढ़िया सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख लो बढ़िया से 1/2 हो जाएगा। अच्छा 2 को हम डायरेक्ट काट दो तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा, तो ये 25 गुना 50, 25 गुना 50, और जब 25 गुना 50 होगा तो इसे लिख सकते हैं 25 गुना 50, और आपका नीचे हो जाएगा 10 के पावर 3 नीचे जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ माइनस उधर सिर्फ क्या बच गया 10। अब ये 0 0 काट दीजिए, 25 बचे कितना होगा 125/100, और यहाँ हो जाएगा -10, 125/6 मतलब कितना हो जाएगा 1.25 और -10। अब दिमाग लगाइए 1.25 में अगर 10 घट जाएगा तो बड़ा संख्या माइनस है तो माइनस रिजल्ट रहेगा, और 10 में अगर 1.25 घट गया तो कितना आ जाएगा 8.75। अब बताइए वर्क डन जो रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा कितना होगा -8.75 जूल, किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है -8.75, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट। पावर दिया वाटर पंप का, पावर का फॉर्मूला था क्या, पावर का वैल्यू कितना दिया है 2 किलोवाट। याद कीजिए किलोवाट को किसमें बदलना, वाट में, और किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो किलो का मतलब कितना था 10 का पावर 3 मतलब 1000 से गुना कर, 2 गुना 1000 तो कितना आ जाएगा 2000, और यहाँ जाएगा वाट।
और जी का मान बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोला द अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी राइज इन 1 मिनट। बताइए टाइम दे दिया, टाइम कितना मिनट है 1 मिनट है, और हाइट दे दिया, हाइट कितना मीटर दिया 10 मीटर। तो बोला द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट मतलब मात्रा, किसका मात्रा, वाटर का मात्रा 1 मिनट में कितना ऊपर तक उठ जाएगा। तो आप कीजिए, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पावर का फॉर्मूला, मतलब पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। अब बताइए वर्क हमेशा किसके बराबर, एनर्जी के बराबर। अब वाटर को उठने का बात है तो उठने में कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए यहाँ हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए पावर, पावर आ जाएगा, पोटेंशियल फॉर्मूला आ जाएगा एम जी एच, और नीचे क्या आ जाएगा टी। आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वाटर यानी एम का मान, तो यहाँ से एम का मान निकालेंगे तो ये जगह गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी गुना टी, और नीचे आ जाएगा जी गुना एच, जी गुना एच। अब सॉल्व कीजिए, पावर कितना दिया 2000, तो 2000 हो गया। बताइए टाइम कितना दिया 1 मिनट। अब बताइए मिनट को किसे बदल लेंगे, सेकंड में, तो यहाँ हो जाएगा 60 सेकंड। बताइए जी का मान, जी का मान कितना लेना बोला 10, तो 10 ले लीजिए। हाइट, हाइट कहाँ तक, हाइट कहाँ तक 10 मीटर, तो यहाँ 10 मीटर ले लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। बताइए 2 छक 12, 1200, और 1200 क्या हो जाएगा केजी। लेकिन ऑप्शन यहाँ कहीं केजी में नहीं दिख रहा है, किस में दिख रहा है, लीटर में दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वो केजी में देगा तो केजी में तो बिल्कुल सही होगा, अगर लीटर में दिया है तो याद रखना इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार जो आपका ऑप्शन लीटर है 1200 केजी बराबर 1200 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 4th नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा था डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर अलोंग, जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का, एंगुलर वेलोसिटी का, ये किधर होगा। तो सबको जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज जीरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। थोड़ा सोचिए, अगर टॉर्क जीरो है मतलब कहीं ना कहीं फोर्स जीरो है। अगर कोई वस्तु स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, अगर उसमें लगाया गया बल अर्थात बाह्य बल अगर F बराबर 0 हो तो आप कीजिए उसका वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, यानी एक जैसा रहेगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा मतलब लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अब बात करो यहाँ टॉर्क है, तो टॉर्क का संबंध कौन मोशन से, सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, कौन मोमेंटम होगा, एंगुलर। तो आप कीजिए अगर टॉर्क 0 हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा वो। तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा, 4 नंबर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लिखा हुआ है एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। ये सबको जान रहे हो, इतना बार बताया गया, बताया मास का एनालॉग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, लिखा था टाइम पीरियड द पीरियड ऑफ मून रोटेशन अराउंड द अर्थ। जो पीरियड है अर्थात कुल मिलाकर टाइम पीरियड जो मून का है वो किसके चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ, वो नियरली 29 डेज, लगभग 29 दिन है। मान लो ये देखिए अर्थ हो गया और इस तरह से मून इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब जब मून घूम रहा है तो मून कहीं ना कहीं एक प्रकार सैटेलाइट है, एक प्रकार का उपग्रह है। अब उपग्रह जब घूमेगा अर्थ के चारों तरफ तो इसको हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करने बोलेगा। अब हो रहा है एक समय था जब अर्थ का मास जैसा है वैसा अगर रहे तो टाइम पीरियड कितना दिन होगा, 29 दिन होगा। लेकिन अगर हम मून के मास को डबल कर दे तो टाइम पीरियड कितना होगा। अब ये क्वेश्चन लॉजिकली बहुत टफ नहीं, आपको सोचना है और सोचोगे तो आराम से बन जाएगा। आज कीजिए, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या हम टाइम बराबर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बटा वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट मतलब पूरा का पूरा एक चक्कर, तो आज कीजिए एक चक्कर में टाइम पीरियड का टोटल डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर। और सर्कमफेरेंस जब यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आर और यहाँ एच, तो आर प्लस कितना हो जाएगा एच, तो यहाँ लिख देंगे रेडियस जो आपको बनेगा वो आर प्लस एच बनेगा। अब दिमाग लगाइए, जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है वो किस वेलोसिटी से घूम रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिनोट किससे करेंगे, vo से। अब बात कीजिए ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे 2 पाई आर प्लस एच, ये हो गया आपका पहले से। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर जी एम और नीचे होता है आर प्लस एच। अब दिमाग लगाओ, यहाँ मास किसका डबल हो रहा है, मून का मास डबल हो रहा है। अब मून का मास डबल मतलब सैटेलाइट का मास डबल। बताइए कभी भी हम लोग जब ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या कभी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता है। और इस फॉर्मूला भी आप देख रहे होंगे क्या कहीं स्मॉल एम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और अगर हम स्मॉल एम को बढ़ा भी दें, घटा भी दें, 3 गुना 4 गुना 10 गुना भी कर दें तो कहीं ना कहीं जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप कीजिए अगर पहले 29 दिन में चक्कर लग रहा है तो कहीं ना कहीं अभी भी मास डबल होने में भी कितना दिन लगेगा, 29 दिन लगेगा। हाँ, अगर अर्थ का मास कम या ज्यादा होता तो प्रभाव पड़ता, लेकिन मून का मास कम ज्यादा हो रहा है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आंसर सेम होगा ऑप्शन नंबर 4 29 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है टू स्फीयर ऑफ मास m एंड कैपिटल M। दो मास है, दो स्फीयर है, एक का मास स्मॉल m है, दूसरा का मास बड़ा M है, सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। बोल रहा है कि दो ठो स्फीयर है, मान लीजिए एक का मास स्मॉल m है, एक का मास बड़ा M है, और दोनों के बीच फोर्स F लग रहा है, और वो दोनों पहले किस में है, एयर में। उसके बाद द स्पेस अराउंड द मासेस इन नाउ फिल्ड विथ लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी थ्री द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। अब क्या बोल रहा है कि इसके चारों तरफ हम कोई लिक्विड से भर दिए हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, 3। तो बोल रहा है कि जो नया फोर्स होगा कितना होगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना घट जाएगा, 9 गुना घट जाएगा, 2 सेम रहेगा। तो दिमाग लगाइए। अभी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बेस जरूर ध्यान रखना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। बताइए क्या होता है, G m1 m2 बटा r²। अब सोच के बताओ, G तो कभी नहीं बदल सकता है, m1 m2 बदलेगा तो मास बदलने का बात ही नहीं किया है, डिस्टेंस बदलने का बात ही नहीं किया है, बात बदलने का बात किया मीडियम का। पहले कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। अब हो रहा है कि कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, यानी इसमें हम कुछ चीज को फील्ड कर दे रहे, तो बताओ उसका नया फोर्स कितना होगा। अब दिमाग लगाइए। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी मीडियम पे निर्भर नहीं करता है, याद रखना। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एयर मीडियम में होता है उतना ही सेम ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दूसरे मीडियम में होता है, यानी मीडियम चेंज होने से ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तुम चाहे तुम उसको पानी से भर दो, दूध से भर दो, चाहे हवा से तुम पानी में ले जाओ, कहीं लेके जाओ, कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं नहीं बदलेगा। तो यदि पहले फोर्स F था तो अभी फोर्स कितना रहेगा, F रहेगा। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में लिखा हुआ है इफ एमी बी द या इज द मास ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का मास कुल मिला के m दे दिया है और रेडियस r दे दिया, यानी एक में e लगा दिया, इसमें भी लगा दिया है। बोला द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अर्थ की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब बड़ा g। तो स्मॉल g और बड़ा g का रेशियो पूछा है, तो स्मॉल g का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अर्थ सर्फेस के लिए क्या था फॉर्मूला, Gm और नीचे था r², ये हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर में डिवाइड है तो कुल मिला के यहाँ डिवाइड हो जाएगा। बोलिए g और g कट गया तो ऊपर में बच गया m और नीचे बच गया r²। ये मास किसका, अर्थ का, रेडियस किसका, अर्थ का। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, देख लीजिए m बटा r का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, सेकंड नंबर। क्वेश्चन में जान नहीं था, सिंपल था, आप आराम से बना सकते हो इसको। बताइए 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द शियर मॉडुलस ऑफ इज आल्सो नोन एज। आज करो शियर मॉडुलस। हम लोग 3 प्रकार का मॉडुलस पढ़े हैं, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। याद कीजिए, अंश मॉडुलस का संबंध था लॉन्गिट्यूडनल से, बल्क मॉडुलस का संबंध था वॉल्यूमेट्रिक से, और शियर का संबंध था, और अंश मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का संबंध किससे था, शियर से। तो शियर का संबंध किससे होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा, 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ योर वायर डिपेंड्स अपॉन। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वायर का वो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, लेंथ ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर। तो दिमाग लगाओ, अगर कोई ब्रेकिंग स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं वो लेंथ पे निर्भर नहीं कर सकता, रेडियस पे भी निर्भर नहीं कर सकता, किस पे निर्भर करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल अर्थात नेचर ऑफ वायर पे। क्यों, क्योंकि मान लो एक कॉपर का तार बना हुआ है, एक एल्युमिनियम का तार बना हुआ है, ये दोनों को खींच लेंगे, क्या दोनों का ब्रेकिंग स्ट्रेस एक जैसा होगा, नहीं। कोई हो सकता है जल्दी टूट जाएगा, कोई लेट से टूटेगा। तो कहीं ना कहीं किस पे निर्भर करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल अर्थात मटेरियल ऑफ द वायर पे। बताइए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। लिखा हुआ है ये मैन इज सिटिंग इन ए बोट, एक आदमी किसी बोट पे बैठा हुआ है, विच इज फ्लोटिंग इन द पॉन्ड या इन ए पॉन्ड, जो किसी तालाब में फ्लोट कर रहा है। इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, अगर कुछ आदमी कुछ पानी उठा के पॉन्ड से, तालाब से पी लेता है, बता इतना प्यासल था, इतना भूखल था कि तालाब का पानी पी लिया, तो बोल रहा है द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड इज। तो जो लेवल ऑफ वाटर होगा पॉन्ड में, आप सोचिए मान लो कोई आदमी नाव पे तैर रहा है और तैरते समय उसी तालाब का पानी उठा के पी गया, तो क्या ये पानी तालाब से बाहर गया, नहीं गया। आदमी पिया, आदमी भी कहाँ है, तालाब, बोट पे, हर बोट कहाँ है, तालाब में है। तो कहीं ना कहीं पानी का जो लेवल पहले था वही लेवल अभी भी रहेगा। तभी ये लेवल कम या ज्यादा होगा जब पानी तालाब से बाहर जाएगा। तो तालाब से बाहर जा रहा है क्या, नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन्स अनचेंज। तो बताइए कौन ऑप्शन नंबर सही होगा, रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड
द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलोइंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड। इसमें थोड़ा आपको समझना होगा। मान लीजिए कोई विस्कस फ्लूइड, आप पानी मान लो, क्या मान लो, पानी। आप पानी में किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं, या हनी है, शहद कुछ भी है, और उसमें किसी वस्तु को फेंक रहे हैं। मतलब जब कोई वस्तु जाता है तो जो उसमें मूव करना स्टार्ट करता है तो आज करो गति बढ़ता है कि गति घटता है कि एक जैसा रहता है, एक जैसा रहता है। यानी यहाँ के पूरा यहाँ से यहाँ तक एकदम एक सेम गति से जाएगा। और सेम गति मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। और वेलोसिटी यदि कांस्टेंट हो जाए, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए तो आप कीजिए एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, फर्स्ट। ठीक है, चलिए 30 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, लिखा द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट माइनस dq बटा dt ऑफ द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी बराबर T2 माइनस T1 ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग दिस स्टेटमेंट। है इसमें सिंपल हीट लॉस का बात कर रहा है। बता, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सुने होंगे, हीट लॉस, कि जो किसी वस्तु का हीट लॉस होगा, रेट ऑफ हीट लॉस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। कुछ इस प्रकार से बता। तो ये वाला कुल मिला के लिखा उसी प्रकार से। तो आपसे पूछे कौन साइंटिस्ट के नियम से संबंधित है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, विच डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन। अगर कोई पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट का लॉ तो उसमें याद होगा, फॉर्मूला होता है लैम्बडा टी बराबर बी। लैम्बडा टी बराबर बी, जहां लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। तो लैम्बडा दिखाता है वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, टी दिखाता है टेम्परेचर को, और बी दिखाता है विंस कांस्टेंट को। कौन सा कांस्टेंट, विंस कांस्टेंट। तो बताइए विंस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में जो रिलेशन बनता है किसके बीच बनता है, वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4। अब इसमें एक वैल्यू आपको याद रखना होगा विंस कांस्टेंट का। कौन सा कांस्टेंट, विंस कांस्टेंट। याद कीजिए विंस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं बी से, और इसका वैल्यू होता है 2.89 इंटू 10⁻³ और इसके आगे आपको जोड़ देना है यूनिट को km। km का मतलब केल्विन, k से केल्विन और m से मीटर, केल्विन मीटर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। लिखा हुआ है द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट इन गिवन पीवी डायग्राम। अब इस डायग्राम को आपको समझना होगा। जो लोग डायग्राम समझे हुए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, हम लोग जो भी प्रोसेस पढ़े थे उस प्रोसेस में कौन क्या कांस्टेंट है सबको पता होगा। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन डाला हुआ है, एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है। सबसे पहले यहाँ से ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। एडियाबैटिक में कौन कांस्टेंट होता है, हीट कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में कौन कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आज कीजिए आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, रेखा जो दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम की ओर बढ़ रहा है, वॉल्यूम की ओर बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और ये जो लाइन है वो प्रेशर को दिखा रहा है। तो देखिए इस लाइन में ऊपर नीचे नहीं हो रहा, अर्थात कुल मिला के प्रेशर नहीं बदल रहा है। कौन बदल रहा है, वॉल्यूम। अगर सिर्फ वॉल्यूम बदल रहा है और प्रेशर नहीं बदल रहा है, प्रेशर नहीं बदल रहा मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसका संबंध किससे होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस से। अब एक बार फिर सुन लो ध्यान से, इस लाइन में इस तरफ से अगर जा रहे हैं तो इधर कहीं ना कहीं वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो प्रेशर ज्यों का त्यों है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं कौन प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स फॉर्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ हीट्स, प्रिंसिपल स्पेसिफिक कैपेसिटी हीट्स Cp एंड Cv ऑफ ए गैस गिवन बाय। अब इसमें आपको सिंपली आपको याद होगा मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन में सीधा याद रख लेना, Cp माइनस Cv जो होता है वो किसके बराबर होता है, R के बराबर। तो Cp माइनस Cv किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसमें एक और रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए, Cp बटा Cv, और ये बराबर था गामा, और गामा तुम्हारा था एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो ये दोनों रिलेशन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एन। बॉयल्स जो लॉ है जो एप्लीकेबल है, तो याद कीजिए बॉयल्स लॉ 3 प्रकार का साइंटिस्ट का नाम सुने थे। एक बॉयल्स लॉ था, एक चार्ल्स लॉ था, और एक था गे-लुसेक लॉ। कौन सा लॉ से, गे-लुसेक। आज कीजिए बॉयल्स लॉ का संबंध था आइसोथर्मल। कौन थर्मल, आइसोथर्मल। और आज होगा चार्ल्स लॉ का संबंध था आइसोबैरिक। कौन सा बैरिक, आइसोबैरिक। और गे-लुसेक था आइसोकोरिक। कौन सा कोरिक, आइसोकोरिक। तो आपसे पूछ रहा है कि एडिया बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, तो आप बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल कौन प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए वेसल ए
इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल बी। अब इसको आपको थोड़ा सा मानसिकता के साथ समझना होगा बढ़िया से। याद कीजिए, आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन सुनेंगे, पीवी बराबर एनआरटी। अब इसको पहले लिख लेना, पीवी बराबर एनआरटी। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे करते जाइए। अब इसमें दो वेसल, एक वेसल ये है, एक वेसल बी है, तो यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं, यहाँ पे वी लिख रहे हैं। वी में भी इक्वेशन होगा पीवी बराबर एनआरटी। अब जैसे बोलेगा वैसे काम कीजिएगा, तुरंत बनेगा, पूरा आसानी से बनेगा। बोला वॉल्यूम ऑफ वेसल ये इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल बी, यानी जो वॉल्यूम ऑफ वेसल ये होगा वो ट्वाइस होगा वॉल्यूम ऑफ वेसल बी से, यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2 भी, 2 गुना ज्यादा होगा, तो यहाँ 2 लगा दो। उसके बाद बोल रहा है कि एंड बोथ ऑफ देम फिल्ड विद द सेम गैस, दोनों में सेम गैस भरा गया है। इफ द गैस इन ये एट ट्वाइस द टेम्परेचर एंड ट्वाइस द प्रेशर ऑफ कंपैरिजन ऑफ गैस बी, और जो बोल रहा है कि बी में जो ए की तुलना में होगा उसका ज्यादा क्या क्या होगा, टेम्परेचर भी डबल होगा और प्रेशर भी डबल होगा। तो टेम्परेचर को डबल कर दिए, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये पहले है ये बाद है, तो तुलना कर दीजिए। अब ये 2 कट जाएगा, अब इसमें तुलना करो, नीचे डिवाइड कर दो, तो नीचे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पीवी, और ये एनआरटी कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ये पीवी ये पी कट जाएगा और ये एनआरटी कट जाएगा। मतलब ऊपर में सिर्फ कितना बच जाएगा 2 और नीचे कितना बच जाएगा 1। तो जिस तरह क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग अगर सोचोगे तो आराम से रिजल्ट आ जाएगा। तो बताइए इसको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जितना डबल बोला हाफ बोला उसके अनुसार कर दीजिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन खत्म। 36 नंबर देखिए, लिखा है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है विथ एन एम्पलीट्यूड ये, बताए उसका एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ ये, बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में उसका जो एम्पलीट्यूड होगा डिस्टेंस होगा कितना होगा। तो याद कीजिए, आप लोग पढ़े थे सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम भी एक प्रकार का एसएचएम है, और एसएचएम है तो याद करो यहाँ से यहाँ का दूरी एम्पलीट्यूड कहलाता है। और एक टाइम पीरियड पूछा है तो एक टाइम पीरियड में याद होगा यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये है तो जाते समय भी ये, आते समय भी ये, तो ये और ये कितना हो जाएगा 2a। अगर 2a इधर होगा तो इधर भी 2a होगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो एक टाइम पीरियड में जिसका एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। अब बात कीजिए, आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ाया गया था उसमें आपको डिफरेंशियल फॉर्म बताया गया था। कौन सा फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में आपको लिखाया गया था डी स्क्वायर एक्स और नीचे था डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जहां होगा ये डबल डिफरेंशिएशन को दिखाता था और ये तुम्हारा एक्सेलरेशन के बराबर था। बताइए कहाँ दिख रहा है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स। बताइए ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ये में। जबकि इसमें देखिए ओमेगा स्क्वायर टी है, इसमें ओमेगा एक्स है और इसमें माइनस ओमेगा टी है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए, लिखा हुआ है ये पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ये एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी w, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। एकदम आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा रेशियो, और रेशियो किसका किसका पूछा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी। याद कीजिए पहले है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन को डिनोट कर दीजिए a मैक्स से, और किसका रेशियो मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इसको डिनोट कर दीजिए v मैक्स से। याद कीजिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड और ओमेगा का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड और ओमेगा। ध्यान से देख लीजिए फिर से, अगर आपसे पूछेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो एम्पलीट्यूड और ओमेगा का स्क्वायर कर देना, और पूछेगा अगर मैक्सिमम वेलोसिटी तो एम्पलीट्यूड के साथ ओमेगा को गुना कर देना। अब इसमें काट दो, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बता सिर्फ रिजल्ट कौन बच जाएगा, W। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर, जब साउंड वेव क्या होगा, रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट मतलब अपने पाथ से डेविएट होगा, फ्रॉम एयर एयर टू वाटर, एयर से कहां जा रहा है, वाटर, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज। बताइए यहाँ पे साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है, और साउंड वेव पहले एयर में था, अब एयर से किस में जा रहा है, वाटर में। आप कीजिए मीडियम चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, मीडियम। अगर मीडियम चेंज होगा, याद रखना वेवलेंथ चेंज हो जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो बताइए कौन अनचेंज रहेगा, फ्रीक्वेंसी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4। बोलेगा कौन चेंज हो जाएगा, तो बोलिएगा वेवलेंथ चेंज होगा, साथ में वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन होगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है ये प्रोग्रेसिव वेव
इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक प्रोग्रेसिव वेव है, याद होगा यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दिया, y बराबर 5 साइन और यहाँ हो जाएगा 100 पाई टी और -2 पाई x, और आपसे पूछ रहा है वेयर x एंड y आर इन मीटर, x और y मीटर में दिया हुआ है और सेकंड में दिया हुआ द मैक्सिमम वेलोसिटी। एकदम सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। बोला गया था कि जब भी इस प्रकार का न्यूमेरिकल दिखे इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख लेना है और इसके जस्ट नीचे जनरल इक्वेशन लिख दीजिए। मतलब जनरल इक्वेशन क्या होता है, y बराबर ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा होता है। याद कीजिए यहाँ पे 100 किसका मान है, W का, यहाँ 2 पाई किसका मान है, K का, एम्पलीट्यूड का मान कितना है 5। अब इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला था v मैक्स बराबर, अभी जस्ट ऊपर में बताए थे, एम्पलीट्यूड को W से गुना कर देना है। बताया एम्पलीट्यूड का मान कितना है 5 और W का मान है 100 और 100 के साथ पाई लगा हुआ तो 100 पाई हो जाएगा। बताइए 100 5 कितना हो जाएगा 500 और 500 के साथ क्या हो जाएगा पाई। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 4 में। इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा तो एक बार बढ़िया से देख लेना, क्लास में बहुत प्रकार का इस तरह से क्वेश्चन करवाया गया, ठीक है। तो ये आपका 40 में 40 क्वेश्चन पूरा हो गया है और इतना वीडियो आप पढ़िएगा बढ़िया से, जितना आपको सॉल्यूशन पीछे हम दे दिए हैं, लगभग 6 से 8 वीडियो होगा, 8 वीडियो कम से कम अपलोड होगा, वो सबको बढ़िया से देख लीजिए पूरा बढ़िया से। एग्जाम में कम से कम लगभग क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।